अखिलेश यादव ने घोषित उपचुनाव में जीत के बाद तगड़ा ऐलान किया कि इंडिया दल की ये जीत है, जनता की जीत है और बीजेपी के दल बदल के खिलाफ ये जीत है। लेकिन बात आती है मायावती की, बसपा की। मायावती ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसके बाद नोटा बटन दबाने की अपील कितनी कारगर साबित हुई, क्या रहा मायावती का रवैया, इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि 2023 के उपचुनाव में केवल 1725 लोगों ने नोटा को वोट दिया, जबकि 2022 के चुनाव में 1249 लोगों ने इसका प्रयोग किया था। इसका मतलब यह है कि केवल 476 मतदाताओं ने नोटा दबाने के लिए बसपा के आह्वान का समर्थन किया, जबकि घोषी में पिछले जितने भी चुनाव हुए उठाकर देखें तो 40,000 50,000 से ज़्यादा वोटर्स तो हैं यहाँ पर। अगर पिछले ही चुनाव की बात कर ले तो मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के उम्मीदवार को 54,000 से अधिक वोट मिले थे, जहां अब तक 5 बार पार्टियां बदल चुके चौहान 81,668 वोटों पर सिमट गए। वहीं सपा के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह 1,24,427 वोटों से जीते। कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार का समर्थन किया था और नतीजे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बड़े प्रोत्साहन के रूप में सामने आए। इसके बावजूद भी भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ भाजपा के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर शामिल हैं। जहां चौहान ने 2022 के चुनाव में सपा के साथ रहते हुए 22% वोट हासिल किए थे, वहीं उपचुनाव में केवल 37.5% वोट हासिल कर सके। भाजपा के विजय राजभर 2022 में 33% से ज़्यादा वोट पाए थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार सुधाकर सिंह ने 57% वोट पाए। लेकिन इन सब में बात बसपा की आ रही है कि बसपा ने क्या हासिल करा इस चुनाव से। जी हां, मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलितों के एक वर्ग से बसपा की कीमत पर यहां पर सवाल आया। हालांकि कुछ अन्य कारकों जैसे सपा द्वारा ठाकुर उम्मीदवार को मैदान में ना उतारना भी कुछ अंतर डालेगा। इस बीच लगता है कि चौहान की बार बार पाला बदलने की आदत यहां पर उनको भारी पड़ती नजर आई। लेकिन अब बात यहां पर करें मायावती की, बसपा की। घोषित उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के पीछे अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक के जुटने के साथ साथ परिणाम यह भी संकेत देता है कि दलित मतदाता, जो कि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा का पारंपरिक वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सपा की ओर स्थानांतरित हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि खासकर वह जहाँ बसपा चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। स्थानीय सपा नेता के मुताबिक घोषी में कुल 4,37,000 मतदाता थे और सबसे बड़ी संख्या इसमें दलित और मुस्लिम की है। 90,000 मुस्लिम मतदाता और लगभग 60,000 यहाँ पर दलित मतदाता, 40,000 यादव, 40,000 चौहान मतदाता, लगभग 77,000 उच्च जाति के मतदाता, जिनमें 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण शामिल हैं। परिणाम स्पष्ट है कि यूपी की लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है और घोषी में मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं हुआ। बसपा द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने से ऐसा लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने सपा को वोट दिया। यादव मतदाताओं के साथ मिलकर सपा के मुस्लिम यादव संयोजन ने उसके पक्ष में काम किया, यानी कि MY फैक्टर। साथ ही कुछ दलित वोट भी उनके पक्ष में जाने की संभावना थी। हालांकि अभी कोई निष्कर्म निकालना जल्दबाजी होगी और यह देखना होगा कि SC वोट कहां जाएगा। दलितों ने सपा के प्रति भी कुछ झुकाव दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वफादार वोटर बैंक होने के बावजूद उम्मीदवार खड़ा करने से परहेज करने का मायावती का कदम राजनीति की भ्रमित शैली को दर्शाता है। अब यूपी में BSP का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। बसपा के मतदाता मायावती से निराश हैं और भाजपा पहले ही गैर जाटव और जाटव मतदाताओं पर गहरी पैठ बना चुकी है। हालांकि अखिलेश यादव भी इस वोट बैंक को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। PDA का फॉर्मूला लागू करके अम्बेडकरवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी चोट है। गौर करने वाली बात यह कि जो नोटा की बात थी ना, नन ऑफ दी अबव, अब आपको फिर से आंकड़ा दोहरा देते हैं कि 2022 के चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन 1249 लोगों ने फिर भी नोटा का बटन दबाया था। लेकिन इस बार मायावती ने अपील करी और उनके तमाम समर्थकों ने अपील करी कि इस बार नोटा का बटन दबाए बसपा। 50,000 वोट पाने वाली बसपा के तरफ से सिर्फ 500 ही लोगों ने नोटा का बटन दबाया, सिर्फ 500। तो इसको नुकसान ना कहें तो क्या कहें। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि मायावती की नोटा वाली राजनीति किसको भारी पड़ रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव भी है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश इन देश भर में लोकसभा चुनाव है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने उतर रही हैं। जो दल अभी इस घोषित सीट पर एक साथ थे, वही दल लोकसभा चुनाव में भी एक साथ ही होंगे। मान लीजिए बीजेपी के साथ राजभर अगर टिकते हैं तो अच्छी बात है। राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, ये सब हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, ये सारे वोट बैंक को साथ लाने का काम करेंगे। अब मायावती अकेले जब
पड़ जाएंगी और ऊपर से नोटा दबाने की अपील की जा रही है, वोट डालने ना अपील की जा रही है, भले ही 6% लोगों ने इस बार मुकाबले में कम वोट डाला, उसका असर थोड़ा दिखा। तो वही असर कितना दिखेगा लोकसभा चुनाव 2024 में? क्या वापसी कर पाएंगी मायावती? इसको देखकर क्या लगता है आपको? क्योंकि आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। सपा तो जीत गई, सुधाकर सिंह जीत का जश्न मना रही हैं, दारा सिंह चौहान हार का गम मना रहे हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान ने बैठे बिठाए अपने 4 साल की विधायकी गवा दी। अभी 2022 में ही तो चुनाव जीते थे, 2023 में गवा दी, 2027 तक विधायक रहते। अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो 2027 तक विधायक रहते। अब 23, 24, 25, 26 और 27, ये इतना लंबा जो साल है ये इनको अब बिताना पड़ेगा बिना विधायकी के। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इनको आगे बढ़ाने का काम करे यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा चुनाव में क्या सोचा जा सकता है, सवाल ये भी निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पर बात कर ले कि लोकसभा सीट को लेकर क्या यहाँ पर रिजल्ट कुछ रहता है। जिस तरीके से आप जानते हैं लोकसभा रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। घोषी का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आता है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है। अब इसके इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो अभी अतुल राय जो हैं बीएसपी के 1,22,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, वो अभी बने हुए हैं यहाँ पर सांसद बीएसपी के। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की सीट है ये। अब आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि बीएसपी का यहाँ से सांसद था, तब बीएसपी ने अपना विधायक पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा, तो इससे बुरा क्या ही होगा। जबकि कांग्रेस ने उतारा था, पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था। बात करें ये सीट जो है बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई की है। दारा सिंह चौहान इसी सीट से कभी सांसद रह चुके हैं, लेकिन इसी सीट से आज के समय में विधायक नहीं बन पाए। समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने थे, और जब बने थे सांसद तब बने थे बीएसपी के समर्थन से। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना जरूरी है। जो घोषी की सांसदीय सीट है वो किसके पाले में जाएगी, अब यहाँ से भी सवाल खड़ा होगा। तो मतलब इस विधानसभा चुनाव में मायावती का सामने ना आना एक नहीं 10 सवाल खड़े कर दिया है। ये नोटा वाली राजनीति अब थोड़ी कहीं ना कहीं महंगी पड़ रही है, क्योंकि जनाधार आपने थालियां परोस के दे दिया है समाजवादी पार्टी को। क्योंकि आपकी बात तो मानी नहीं यहाँ पर आपके समर्थकों ने। मतलब एक अगर पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, अगर वो अपने समर्थकों से अपील कर रही है कि नोटा का बटन दबा कर आइए, तो क्या सिर्फ 500 ही लोग निकल कर सामने आएंगे? गौर करिए, सिर्फ 500 ही लोग होंगे। मान लेते हैं 6% लोगों ने वोट नहीं किया, सिर्फ 500 लोग ने ही नोटा दबाया, तो क्या ये कहेंगे कि हाँ अभी भी बीएसपी के साथ हैं? मतलब ये तो एक ऐसे वोटर से जिनका मन कर गया तो चलो नोटा दबा दिया, तो वो भी तो हो सकते हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि अब धीरे धीरे एक मौका दे दिया बीएसपी ने खुद समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने का। और अखिलेश यादव ने वैसी पीडीए का फॉर्मूला बना रखा। अब देखते हैं किसकी ज़्यादा चलती है और किसकी दाल गलती है। आपको क्या लगता है कि ये जो घोषी उपचुनाव के नतीजे हैं ये किसके लिए शुभ संकेत लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।